डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम इतिहास विषय के अंतर्गत गुप्त काल के विषय में पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने कुषाण वंश के विषय में पढ़ा था। आज हम गुप्त वंश और इसके शासकों की उपलब्धियों और इनके द्वारा किए गए कार्यों के विषय में पढ़ेंगे। कुषाण वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जिसमें दो प्रकार के राज्य थे। पहला गणतंत्र राज्य था, जिसमें मालव, यौधेय, लिच्छवी आदि राज्य थे। दूसरा राजतंत्रात्मक राज्य था, जिसमें आभीर, इक्ष्वाकु, नागवंश आदि राज्य थे। इसी समय मगध में गुप्त वंश का उदय हुआ। गुप्त शासक कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त के पश्चात घटोत्कच शासक हुआ। उसने महाराज की उपाधि धारण की। घटोत्कच के पश्चात चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में गुप्त वंश का शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी से 334 ईस्वी तक शासन किया। इसका विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। इसके शासन की जो तिथि है वो 319 से 334 ईस्वी तक है। इससे राजरोहण की तिथि 319 गुप्त संवत का प्रारंभ मानी जाती है। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसके राज्य का विस्तार आधुनिक बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ भूभाग तक था। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात इसके पुत्र समुद्रगुप्त ने 335 ईस्वी में गुप्त वंश की राजगद्दी संभाली। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक शासक था। इसकी उपाधि कविराज और परम भागवत मिलती है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, क्योंकि वह अपने जीवन काल में कोई भी युद्ध नहीं हारा था। समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख उसके मंत्री हरिशेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में गद्य पद्य मिश्रित चंपू शैली में अशोक के प्रयाग स्तंभ पर लिखी गई थी। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 12 राज्यों की विजय की और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के भी 12 राज्यों की विजय की, किंतु इनसे कर और उपहार आदि लेकर इन्हें मुक्त कर दिया। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसकी जानकारी उसके अश्वमेध प्रकार के सिक्के से मिलती है, जिसके मुख भाग पर यज्ञ यूप में घोड़े और पृष्ठभाग में उसकी प्रधान महिषी दत्त देवी का चित्र तथा अश्वमेध पराक्रम अंकित मिलता है। समुद्रगुप्त वीणा का भी प्रेमी था। इसकी जानकारी उसके वीणा वादन प्रकार के सिक्के से मिलती है, जिसमें शासक को वीणा बजाते हुए अंकित किया गया है। समुद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 ईस्वी में गुप्त वंश का सम्राट हुआ। इसने 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक शासन किया। इसने अपने शासन काल में मालवा के उज्जैन के शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को परास्त करके मार डाला और अपनी इस विजय के उपलक्ष्य में मालवा क्षेत्र में
व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त ने ध्रुव देवी के साथ विवाह किया। उसने अन्य राजवंशों में भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। उसका विवाह नागवंश की राजकुमारी कुबेरनागा के साथ भी हुआ था, जिससे उसे प्रभावती गुप्ता नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। उसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। उसने अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह कादम्ब वंश के शासक काकुत्स वर्मन की पुत्री के साथ किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य विजयों का उल्लेख हमें दक्षिणी दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ से मिलता है, जिसमें चंद्र नामक शासक की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। चंद्र का समीकरण चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के साथ किया जाता है, जिसमें उस शासक ने सिंधु पार बहलीकों की विजय प्राप्त की थी और पूर्व में बंग शासकों के विरुद्ध भी विजय प्राप्त की थी। बहलीक की पहचान हम बल्क से करते हैं और बंग की पहचान बंगाल से की जाती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री फायान आया था। फायान का यात्रा विवरण तत्कालीन भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दशा का ज्ञान कराता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के उज्जैनी स्थित दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। इन नवरत्नों में कालिदास, धन्वंतरी, बारह मिहिर, अमर सिंह, छप्पड़क, शंकु, बेताल भट्ट, घट, करपर और वरुचि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्वर्ण, रजत और ताम्र की मुद्राएं जारी की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त गुप्त वंश का शासक हुआ। कुमारगुप्त ने 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक शासन किया। उसके शासनकाल में पुष्यमित्र नामक जाति का आक्रमण होता है, जिसे परास्त करने के लिए वह अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजता है। इस घटना का उल्लेख स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में मिलता है। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त के समय के गुप्तकालीन सिक्के का एक बड़ा भंडार बयाना मुद्रा भांड राजस्थान के भरतपुर जिले से मिलता है, जिसमें 623 मोहरें प्राप्त हुई हैं। कुमारगुप्त के पश्चात उसका पुत्र स्कंदगुप्त 455 ईस्वी में गुप्त वंश का शासक हुआ। उसने 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक शासन किया। उसकी उपाधि शक्रादित्य मिलती है। उसके समय भारत पर हूणों का आक्रमण हुआ। स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त किया। इसका उल्लेख स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख और भीतरी अभिलेख से प्राप्त होता है। स्कंदगुप्त न केवल कुशल सैन्य संचालक था, अपितु एक योग्य और आदर्श प्रशासक भी था। उसके समय सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल पर्णदत्त था और गिरनार का प्रशासक चक्रपालित था, जिसने सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण कराया था। स्कंदगुप्त में चीन के शासक सांग के दरबार में अपना एक राजदूत भेजा था, जिससे पता चलता है कि स्कंदगुप्त का चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था। स्कंदगुप्त के पश्चात परवर्ती गुप्त शासकों में पुरुगुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिंह बालादित्य, भानुगुप्त, उसके बाद वैन्यगुप्त, फिर कुमारगुप्त द्वितीय और अंत में विष्णुगुप्त का नाम मिलता है। विष्णुगुप्त इस वंश का अंतिम शासक था।
गुप्त शासक भानुगुप्त के शासनकाल में भी हूणों का आक्रमण हुआ, जिसमें उसका मित्र गोपराज हूणों से युद्ध करता हुआ मारा गया और उसकी पत्नी अग्नि में जल मरी। इसका उल्लेख एरण अभिलेख में मिलता है। यह भारतवर्ष में सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश पतन की ओर उन्मुख हो गया और भारत में नवीन राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें वल्लभी के मैत्रक, स्थानेश्वर के पुष्पभूति वंश के वर्धन शासक, कन्नौज का मौर्य वंश, बंगाल का गौड़ वंश, मालवा तथा मगध के उत्तर गुप्त शासक आते हैं। इसमें स्थानेश्वर का पुष्पभूति वंश का काफी महत्वपूर्ण है, जिसके वर्धन शासकों ने कालांतर में कन्नौज को सत्ता का केंद्र बनाया और पुनः राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। गुप्त वंश न केवल प्राचीन भारतीय इतिहास में अपितु संपूर्ण भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग की संज्ञा से अभिहित किया जाता है, क्योंकि इस काल में राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और कला आदि क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। अगली कक्षा में हम स्थानेश्वर के पुष्पभूति वंश के वर्धन शासकों और उनकी उपलब्धियों के विषय में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।